चलिए, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लगाइए आप लोग हेडिंग मेनिंजाइटिस। देखो, पुराने बच्चों को तो सबको पता है कि मेनिंजाइटिस क्या होगा। मेनिंजाइटिस, देखिए बच्चों, एक बार ध्यान दे सामने आप लोग। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज। नए बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखो, जिनको कुछ भी नहीं आता है, मान के चलिए कुछ नहीं आता, आज से आप लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो आइटिस वर्ड लिखा होता है किसी के पीछे, आइटिस, ये वर्ड, इस आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। आगे बात समझ में? इस आइटिस का मतलब क्या होता है बताओ। और ये जो इन्फ्लामेशन वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं सड़ान, सड़ जाना। क्या बोलते हैं? सड़ जाना। और ये जो सड़ान है, इसका मेन कारण होता है इन्फेक्शन। मेन कारण क्या होता है बताओ बच्चों? इन्फेक्शन की वजह से, ध्यान से सुनो मेरी बात को, इधर सुनिए। इन्फेक्शन की वजह से किसी भी टिश्यू के अंदर अगर सड़ान पैदा हो जाती है तो उसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। आगे बात समझ में? मेन कारण इन्फेक्शन है। मेन कारण क्या है? और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हुआ, वो भी इन्फ्लामेशन कर सकता है। कोई जहरीला पदार्थ आपकी बॉडी में चला गया और किसी टिश्यू के अंदर जाकर उसने सड़ान पैदा कर दी, तो वो भी इन्फ्लामेशन ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? बात समझे आप लोग? तो इस आइटिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अब मुझे आप बताएंगे कि आइटिस वर्ड किसके पीछे लगा है? देखो, मेनिंज के पीछे। किसके पीछे? मेनिंजाइटिस है ना, लिखा हुआ क्या है बताओ? मेनिंजाइटिस। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि इन्फ्लामेशन, किसका इन्फ्लामेशन? अभी आपको बता देते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज। अब नए बच्चे देखेंगे सर ये मेनिंजेज क्या होता है। तो मेनिंजेज का मतलब क्या होता है बच्चों? आप जब ब्रेन को देखेंगे और ब्रेन के साथ आप स्पाइनल कोड को भी देखेंगे, तो आपको ब्रेन और स्पाइनल कोड के बाहर एक कवरिंग दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी बच्चों? कवरिंग, जो कि 3 लेयर से बनी होती है। कितनी लेयर से बनी होती है कवरिंग? वो 3 लेयर से बनी हुई एक कवरिंग आपको दिखाई देगी। और इन 3 लेयर से बनी हुई कवरिंग को मेनिंजेज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो इन जो 3 लेयर की जो कवरिंग है बच्चों, इसके अंदर कोई इन्फेक्शन की वजह से सड़ान पैदा हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसे हम लोग मेनिंजाइटिस कहते हैं। आगे बात समझ में? ये जो 3 लेयर की कवरिंग है, इसका क्या नाम है? मेनिंजेज है। क्या नाम है बताओ? मेनिंजेज है। क्या है बताओ बच्चों? मेनिंजेज। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेज इज नोन एज मेनिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेज इज नोन एज मेनिंजाइटिस। कर लेंगे एग्जाम में आ जाए तो यहां तक। चलिए, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेज इज नोन एज मेनिंजाइटिस। लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए तुरंत साथ के साथ आप लोग लिखते रहे, जिससे कि आपको टाइम ना लगे। अब बच्चों देखिए, ये जो मेनिंजाइटिस है 2 प्रकार का होता है। मेनली 2 टाइप का होता है आपके पास में मेनिंजाइटिस। इट इज ऑफ 2 टाइप। ये 2 टाइप का होता है आपके पास में मेनली। इट इज ऑफ 2 टाइप। ये 2 प्रकार का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा? एक तो पेची मेनिंजाइटिस, एक लेप्टोमेनिंजाइटिस। आप याद रखेंगे, जिनके जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे, 2 प्रकार। आप लोगों को प्रकार की जरूरत नहीं है, एएनएम वालों को। आपको बस अभी फिलहाल मेनिंजाइटिस किसे कहते हैं ये याद रखना है, बस, है ना। आप यही टिक करते जाओ, हमें क्या क्या याद रखना है। लिख तो लिख, चाहे सब कुछ लिख लो, आपकी मर्जी पढ़ना चाहे पढ़े तो लिख लो, ना मर्जी पढ़े तब ना भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जितना मैं बोलूं उतना पढ़ना है बस आपको, उससे आगे नहीं पढ़ना। तो आपके पास में देखो 2 प्रकार का मेनिंजाइटिस होता है बच्चों। एक तो पेची मेनिंजाइटिस, एक तो पेची मेनिंजाइटिस, एक होता है लेप्टोमेनिंजाइटिस। पेची मेनिंजाइटिस, PACHY, पेची मेनिंजाइटिस। और एक होता है लेप्टोमेनिंजाइटिस। देखो, पेची मेनिंजाइटिस किसे कहेंगे बच्चों? इधर देखिए, पेची मेनिंजाइटिस जब इन्फ्लामेशन केवल ड्यूरामीटर का हो। किसका हो बताओ?
हाँ, इन्फ्लामेशन ऑफ ड्यूरामेटर, बाहर की जो लेयर है आपकी उसका अगर ओनली उसका इन्फ्लामेशन हो तो पेची मेनिंजाइटिस कहलाएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ ड्यूरामेटर, जानते हैं ना ड्यूरामेटर के बारे में? तो अरे जानते ही नहीं जानते, बताओ, जानते हैं ना? तो इन्फ्लामेशन ऑफ ड्यूरामेटर, पेची मेनिंजाइटिस। लेप्टोमेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ एरिक्नोइड मैटर, जो अंदर वाली जो लेयर है उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? लेप्टोमेनिंजाइटिस। क्या कहेंगे? हाँ, इन्फ्लामेशन ऑफ एरिक्नोइड मैटर, एरिक्नोइड मैटर क्या कहलाएगा बताओ? समझ गए? पेची मेनिंजाइटिस और लेप्टोमेनिंजाइटिस में डिफरेंशिएट कर लेंगे। चलिए आगे, आप सभी के लिए बात, कारण क्या क्या होंगे? देखो, आप लोगों से पूछा जाए कि सर मेनिंजाइटिस क्यों हो सकता है? कोजेज, आपके कोई चोट लग गई और चोट लगने की वजह से वहां पे क्या सड़ान पैदा हो गई। आगे बात समझ में? एक कारण तो हो सकता है आपके पास में, क्या बताओ? ट्रोमा, ट्रोमा का मतलब चोट लग जाना। दूसरा कारण आपके पास में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन में मेनली किसके इन्फेक्शन की वजह से होता है? मोस्ट कॉमन, आप लोगों से पूछा जाए कि सर वायरस की वजह से होगा या बैक्टीरिया की वजह से होगा, किसकी वजह से होगा? तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से बताओ? तो सर बताइए कौन से बैक्टीरिया की वजह से? तो इसका कॉजेटिव एजेंट जो है बच्चों, ध्यान रखिएगा, मेनिंजाइटिस का बहुत इंपॉर्टेंट, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। नाइसीरिया मेनिंजाइटिस ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेनिंजाइटिस कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? नाइसीरिया मेनिंजाइटिस के कारण। ये बैक्टीरिया का नाम है। अगर ये बैक्टीरिया आपके शरीर में चला गया तो आपके मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। क्लियर? क्लियर है? चलिए बच्चों, और नाइसीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से, इसको हम लोग देखो ध्यान रखिए बच्चों, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस भी आप इसे कहते हो। और आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट बात एग्जाम के लिए, कि ये मोस्ट कॉमन कोज है। मोस्ट कॉमन, एमसी का मतलब मोस्ट कॉमन कोज ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होने का सबसे मेन कोज है ये नाइसीरिया मेनिंजाइटिस इन एडल्ट। इन एडल्ट याद रखिएगा बच्चों, एडल्ट के अंदर, एडल्ट जानते हो ना किसे कहते हैं? जो जवान लोग हैं 18 साल की जिनकी उम्र हो चुकी है, वो लोग किस में आते हैं? एडल्ट के अंदर आपके। तो एडल्ट के अंदर सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस होने का कारण क्या है बताओ? नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। और कौन कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है सर? पॉजिटिव एजेंट में सबसे पहले बात करें हम बैक्टीरियाओं की, किसकी बात कर रहे हैं बताओ? कि कौन कौन से बैक्टीरिया जो है आपके क्या कर सकते हैं? मेनिंजाइटिस कर सकते हैं। तो सबसे मेन बैक्टीरिया कौन सा है बताओ? नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। कौन सा है बताओ? इसके द्वारा सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस देखने को मिला है बच्चों। अगला आपके पास में देखो, और कौन सा बैक्टीरिया सर मेनिंजाइटिस कर सकता है? कुछ और भी बैक्टीरिया, लेकिन चांस कम है उनसे मेनिंजाइटिस होने के। अगर आप याद रख सको तो अच्छी बात है, ना याद रखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एग्जाम में नहीं पूछते है ना। और कौन कौन से? जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलो PHA, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम की चीज है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये देखिए बच्चों एक बात बता दूं मैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इस बैक्टीरिया की वजह से बुढ़ापे में सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस देखने को मिला है। एडल्ट के अंदर किसकी वजह से होता है सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस? नाइसीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से। आपसे पूछा जाए कि ओल्ड एज में मेनिंजाइटिस सबसे ज्यादा कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मोस्ट कॉमन इन ओल्ड एज। ध्यान रखिएगा बच्चों, बुढ़ापे में सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस किसकी वजह से देखने को मिला है बताओ? हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस
मेनिंजाइटिस। क्लियर। और कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं सर? स्यूडोमोनास की वजह से भी हो सकता है। किसकी वजह से बताओ? स्यूडोमोनास। और किसकी वजह से हो सकता है सर? आपके पास में हिब की वजह से। ये क्या है सर? हिब, ये भी एक तरह का बैक्टीरिया है। फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इसका पूरा नाम ये है, हिब का। और आपको बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इन्फेंट होते हैं, 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, कितने साल तक के बच्चे, जिनको हम इन्फेंट कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, उनके अंदर मेनिंजाइटिस होने का सबसे मेन कारण हिब है। क्या है मेन कारण? कौन से बैक्टीरिया की वजह से सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस होता है इन्फेंट के अंदर? हिब की वजह से। किसकी वजह से बताओ? हाँ, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? हिब की वजह से। इसीलिए आपको पता है कि हिब का वैक्सीन लगता है ना, लगता है नहीं लगता हिब का वैक्सीन? अरे लगाया जाता है। जो आपके पास में, इधर देखो बच्चों, जो आपके पास में पेंटाविलेंट आता है ना, उस पेंटाविलेंट में कौन कौन से वैक्सीन होते हैं बताओ? हाँ, 3 तो हो गए ये डीपीटी, एक क्या होता है हेपेटाइटिस बी, और एक क्या होता है हिब। आई बात समझे? ये जो हिब है, पेंटाविलेंट एक वैक्सीन है जिसके अंदर 5 वैक्सीन एक साथ होते हैं। आपके बच्चों के जब वैक्सीन लगाया जाता है, इधर सुनो, बच्चों के वैक्सीन में आप देखते हैं पेंटाविलेंट वैक्सीन आता है। कौन सा? उसके अंदर 5 वैक्सीन एक साथ होते हैं। इसलिए बनाया गया 5 वैक्सीन एक साथ मिलाकर, क्योंकि लगाने में आसानी रहे। अगर 5-5 को लगाओगे तो 5 बार सुई लगानी पड़ेगी ना, एक ही बार सुई लगेगी, सारे के सारे एक साथ अंदर चले जाएंगे। तो इसमें एक वैक्सीन हिब भी है। कौन सा है बताओ? ये जो हिब वैक्सीन है, ये क्या काम करता है? बच्चों को मेनिंजाइटिस से बचाता है। किससे बचाता है बताओ? आगे बात समझ में? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी से बचाता है, जो कि इन्फेंट के अंदर क्या कर सकता है बताओ? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। तो ये तो हुए बैक्टीरिया बच्चों। देखो इधर देखो, ये तो बैक्टीरिया होगी। कौन कौन से बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस कर सकते हैं? तो मेन बैक्टीरिया तो कौन से मेनिंजाइटिस का बताओ? नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। और इसके लिए एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये मोस्ट कॉमन कॉज है मेनिंजाइटिस का एडल्ट के अंदर। दूसरा, बाकी ये तो ऐसा ही है, फर्जी है। ये देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये मोस्ट कॉमन कॉज है ओल्ड एज के अंदर। उसके बाद अगला देखिए, हिब को देखिए। किसको देखिए? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज है मेनिंजाइटिस का। इन्फेंट किसे कहते हैं बताओ? 1 साल तक के बच्चे। 1 साल तक के बच्चों में मेनिंजाइटिस होने का मेन कॉज क्या है बताओ? हिब है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कि कौन कौन से वायरस, कॉजेटिव एजेंट की बात चल रही है ना। ट्रोमा के बाद में क्या आया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बाद में वायरस। कौन कौन से वायरस आपके मेनिंजाइटिस कर सकते हैं? तो मोस्ट कॉमन वायरस, सबसे मेन वायरस, सबसे ज्यादा ये आया हुआ क्वेश्चन है सामने देखो, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कौन सा वायरस मेनिंजाइटिस करता है? कौन सा वायरस? अगर वायरस से पूछे, अगर डायरेक्ट पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, तो नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। आपसे पूछा जाए कि किस कारण से मेनिंजाइटिस होता है, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नाइसीरिया मेनिंजाइटिस। क्लियर है? आपसे पूछा जाए कि एडल्ट में सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस किस वजह से होता है, आपसे पूछा जाए ओल्ड एज में किस वजह से होता है, और आपसे पूछा जाए इन्फेंट में मेनिंजाइटिस सबसे ज्यादा, वो बात चली बैक्टीरिया की। किसकी बात चली? आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा वायरस है जो सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस करता है, क्वेश्चन को समझना, उसमें क्या लिखा होगा? वायरस लिखा होगा। क्या लिखा होगा? तो सबसे ज्यादा जो है मेनिंजाइटिस कौन से वायरस की वजह से होता है? आपको बता दे बच्चों, इन्फ्लुएंजा की वजह से। किसकी वजह से बताओ? एक बात देखो, इधर देखिए, ये देखिए, तुम लोग सोच रहे होंगे क्या सर यहाँ पर भी इन्फ्लुएंजा लिखा हुआ है, वहां पर भी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, इन्फ्लुएंजा क्या है, जबकि हिब क्या एक बैक्टीरिया है। ये बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हिब क्या है बताओ? बैक्टीरिया है। हिब क्या है बताओ? ये पूरा नाम है इसका, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। आई बात समझ में? जबकि ये ओनली क्या है? इन्फ्लुएंजा है। आगे बच्चों समझ में बात? समझे या नहीं समझे?
हाँ, अगला किसकी वजह से हो सकता है? देखो पॉक्स वायरस की वजह से। किसकी वजह से बताओ? पॉक्स वायरस की वजह से। अगला किसकी वजह से? हर्पेज वायरस। किसकी वजह से बताओ? हर्पेज वायरस की वजह से। अगला किसकी वजह से बताओ? मम्स की वजह से। किसकी वजह से बताओ? मम्स की वजह से। क्लियर है? ये सारे भी मेनिंजाइटिस कर सकते हैं। आपको तो पता ही है कि मम्स का कॉम्प्लिकेशन क्या है? मेनिंजाइटिस है। बच्चों में जो मम्स हो जाता है उसका कॉम्प्लिकेशन क्या है बताओ? मेनिंजाइटिस है। बात करते हैं हम फंगस की। कौन कौन से फंगस की वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है? तो मैं मोस्ट कॉमनली लिखाऊंगा यहाँ पे कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया कौन सा फंगस है जो मेनिंजाइटिस कर सकता है, तो आपको याद रखना है कैंडिडा एल्बिकेंस। कौन सा बताओ? कैंडिडा एल्बिकेंस। ये सबको याद रखनी है ये बात कि कौन सा फंगस है जो मेनिंजाइटिस कर सकता है? कैंडिडा एल्बिकेंस। आगे बात समझ में? अरे बोलो। हाँ, अब देखो कुछ और बातें आ गई। ये तो कोज हो गए। क्या हो गए बच्चों? ये तो कोजेज। यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया की वजह से जो मेनिंजाइटिस होता है उसको सेप्टिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? ये कहीं बार आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि मेनिंजाइटिस सभी को याद होना चाहिए, छोटे बड़े, है ना, लड़का लड़की, एएनएम जीएनएम, बीएससी एमएससी पीएचडी, कोई सा भी हो, सबको याद होना चाहिए कि मेनिंजाइटिस कोज्ड बाय बैक्टीरिया, कोज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा जो मेनिंजाइटिस होता है इज कॉल्ड सेप्टिक मेनिंजाइटिस। कौन सा बताओ? सेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर है? और सेप्टिक मेनिंजाइटिस सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है? पूछा गया क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन सीन इन एडल्ट। सेप्टिक मेनिंजाइटिस सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है? एडल्ट में। आगे बात समझ में? किस में देखने को मिलता है बताओ? एडल्ट के अंदर। समझ गए बात को? सेप्टिक मेनिंजाइटिस का मतलब ये हो गया बच्चों, देखो आपको बता दूं, जिसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, एक मिनट। दूसरी बात यहां पर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या चल रहा है बताओ? मेनिंजाइटिस चल रहा है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेज। सेप्टिक मेनिंजाइटिस, सेप्टिक मेनिंजाइटिस कहते हैं बैक्टीरिया की। हिंदी में लिखो भैया, मैं 100 बार कह चुका हूं आप लोगों को, मैं 100 बार कह चुका हूं, बार बार नहीं कह सकता। जो मैं बोल रहा हूं उस हिसाब से लिखो, जो यहां लिखा हुआ है उस हिसाब से मत लिखो। आप लोग हजारों बार मैं कह चुका हूं कि बैक्टीरिया के कारण होने वाले मेनिंजाइटिस को क्या बोलते हैं? सेप्टिक मेनिंजाइटिस। और सेप्टिक मेनिंजाइटिस सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिला है? एडल्ट के अंदर। दूसरी बात कि मेनिंजाइटिस, दूसरा पॉइंट यहां पर देखो इंपॉर्टेंट, मेनिंजाइटिस कोज्ड बाय वायरस। वायरस के कारण होने वाला मेनिंजाइटिस, वायरस के कारण होने वाले मेनिंजाइटिस को क्या बोलते हैं? असेप्टिक मेनिंजाइटिस। वायरस के कारण होने वाले मेनिंजाइटिस को क्या बोलते हैं? हाँ, मेनिंजाइटिस कोज्ड बाय वायरस इज कॉल्ड, बोला जाता है असेप्टिक मेनिंजाइटिस। असेप्टिक मेनिंजाइटिस। आगे बात समझ में? और ये असेप्टिक मेनिंजाइटिस सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिला है? मोस्ट कॉमन सीन इन चिल्ड्रन। आप लोगों से पूछा जाएगा कि असेप्टिक मेनिंजाइटिस सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिला है बताओ? बच्चों में। किसमें बताओ? और सेप्टिक मेनिंजाइटिस सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिला है बताओ? एडल्ट के अंदर। किसमें बताओ बच्चों? एडल्ट के अंदर। अब देखो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, आपसे पूछा जाए सर सिम्टम्स क्या क्या आएंगे इसमें मेनिंजाइटिस में। जो बच्चों मैं आपको बता दूं, सबसे मेन चीज जो मेन सिम्टम्स है आपके पास में, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। आप लोगों से पूछा जाएगा मोस्ट कॉमन सिम्टम, ऐसा सिम्टम जो सब लोगों में देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस का, ऐसा सिम्टम जो सबसे ज्यादा सामान्य है, सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है आपके पास में नोचल रिजिडिटी। नोचल रिजिडिटी। ये नोचल रिजिडिटी क्या होती है मैं आपको बता दूं। नोचल का मतलब होता है नेक, नेक स्टीफनेस।
इधर देखो बच्चों, सामने देखिएगा, उसकी गर्दन यहाँ से जो है फिक्स हो जाती है। उससे कहो कि इधर घुमाओ, गर्दन नहीं घुमा पाता, दर्द होता है। उससे कहो इधर घुमाओ, नहीं घुमा पाता। उसकी गर्दन जो है क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, नेक स्टिफनेस आ जाती है। क्या आ जाती है बताओ, गर्दन में अकड़न। अगर समझ में नहीं आता हिंदी में लिख सकते हैं, गर्दन में अकड़न आ जाती है। क्या आ जाती है बच्चों, हाँ, सबसे मेन यही है। और क्या होता है देखो बताओ, इसके बाद बात करें तो हम हेडेक रहता है उसके। क्या रहता है बच्चों बताओ, हेडेक। और क्या रहता है हेडेक के साथ में, वोमिटिंग रहती है उसको। क्या रहती है बताओ, ये हेडेक और वोमिटिंग क्यों हो रही है बताओ उस मरीज को, बताइए बच्चों, किसी को पता हो तो। हेडेक और वोमिटिंग क्यों हो रही है उस मरीज को, मेनिंजाइटिस वाले को, कोई बता सकता है? हेडेक और वोमिटिंग क्यों हो रही है बताओ। आप ध्यान से पढ़िए बेटा, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। हेडेक और वोमिटिंग क्यों होती है बताओ इस मरीज को, आईसीपी बढ़ने की वजह से। किसकी वजह से, आईसीपी क्यों बढ़ जाता है बताओ, क्योंकि इन्फेक्शन है ना, तो इन्फेक्शन की वजह से जो है सीएसएफ का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपके पास में मरीज जो है लिथार्जी रहेगा। लिथार्जी का मतलब होता है आलसी। उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। आईसीपी क्या रहेगा बताओ, बढ़ा हुआ रहेगा। आईसीपी क्या रहेगा, बढ़ा हुआ। उसको सीजर आ सकते हैं। सीजर का मतलब उसको दौरे पड़ सकते हैं। क्या पड़ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं। उसको फोटोफोबिया रहेगा। ये क्या है, कोई नहीं बोलेगा, मैं पूछूंगा एएनएम वाले बच्चों से, बताइए, ओनली एएनएम का बताएगा फोटोफोबिया का मतलब क्या है, बताइए। फोटोफोबिया रहेगा। फोटोफोबिया का मतलब क्या है बताओ, हाँ बैठ के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। फोटोफोबिया का मतलब क्या होगा बताओ, बताओ। फोटोफोबिया का मतलब क्या होगा, बोलो। कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तुम बताओ। हाँ, लाइट से डर रहेगा उसको ना, जैसे उसके सामने लाइट आएगी उसको इरिटेशन रहेगा। लाइट से क्या रहेगा उसको, इरिटेशन। सामने लाइट आती है उसको, अरे, है ना, बहुत सारे लोगों में होता भी है नॉर्मली, अपने नॉर्मली भी होता है, और इस बीमारी में भी रहेगा। फोटो का मतलब लाइट, फोबिया का मतलब डर, लाइट से डर। और क्या देखने को मिलेगा इसमें, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, मेनिंजाइटिस में हाई ग्रेड फीवर होता है। क्या होता है बताओ, हाँ, हाई ग्रेड फीवर रहेगा मरीज को, हाई ग्रेड फीवर रहेगा। और आपको यहाँ पर दो स्पेसिफिक साइन देखने को मिलेंगे, ध्यान से। हाँ, हाई ग्रेड फीवर रहेगा, और आप यहाँ पर दो साइन देखने को मिलेंगे आपको। देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो आपकी नेक स्टिफनेस है, नेक स्टिफनेस, गर्दन में जो अकड़न है उसको चेक करने के लिए, नेक स्टिफनेस असेस बाई, उसको चेक करने के लिए हम दो साइन चेक करते हैं। कितने साइन चेक करते हैं, स्टिफनेस असेस बाई 2 साइन, 2 साइन के द्वारा चेक की जाती है। 2 साइन आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। कौन से 2 साइन, एक का नाम है बच्चों आपके पास कर्निंग साइन, दूसरे का है ब्रूड-जिंस्की साइन। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कर्निंग साइन और ब्रूड-जिंस्की साइन कौन सी बीमारी से रिलेटेड है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कर्निंग साइन और ब्रूड-जिंस्की साइन कौन सी बीमारी से रिलेटेड है, मेनिंजाइटिस से रिलेटेड। आखिर होता क्या है देखिए, बात करते हैं दोनों की। आप लोगों को नेक स्टीफनेस चेक करनी है तो किसके द्वारा चेक करेंगे आप लोग, 2 साइन के द्वारा। 2 साइन कौन कौन से बताओ, हाँ, कर्निंग साइन एंड ब्रूड-जिंस्की साइन। देखो 2 साइन कौन कौन से मैं आपको बता दूं बच्चों, आप देखेंगे दोनों साइन के बारे में। ये दोनों साइन में लिख देता हूं यहाँ पे, एक का नाम है कर्निंग साइन, दूसरे का नाम है ब्रूड-जिंस्की साइन। एक तो है कर्निंग साइन, एक है आपके पास में ब्रूड-जिंस्की साइन। देखो हिंदी में लिख लो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा, कर्निंग एंड ब्रूड-जिंस्की साइन, जिंस्की साइन, ब्रूड-जिंस्की आप एक साथ लिखेंगे ना, मेरा
आ नहीं पा रहा था, इस वजह से हिंदी में लिख लेंगे। अगर किसी को अंग्रेजी में दिक्कत है, कर्निंग एंड ब्रूड जिंस साइन, ब्रूड जिंस साइन। अब कैसे देखो चेक करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे चेक करते हैं? कर्निंग साइन में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग मरीज को सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। आई बात समझ में? सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। अब क्या होगा देखो, ध्यान से सुनो। उसके पैरों को उठाएंगे, उसके घुटनों को हम लोग पेट पे लगाएंगे, या घुटनों को हम लोग उसके फ्लेक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? नी को 90 डिग्री पे करेंगे। नी को कितने डिग्री पे कर देंगे? सीधा लेटा दिया, मान के चलिए दोनों पैर है, उन दोनों पैरों को उठाएंगे, 90 डिग्री पे कर देंगे, और उसके घुटनों को क्या लगाएंगे? पेट पे लगाएंगे। जब उसको हम लोग वापस उसके पैर को सही करने के लिए कहेंगे, ध्यान से सुनना, तो उसके दर्द होगा। क्या होगा? उसको दर्द होगा। तो आप समझ जाएंगे उसके कर्निंग साइन क्या है? पॉजिटिव है। कर्निंग साइन पॉजिटिव है। समझे नहीं बात को? एक बार फिर बता रहा हूं। देखो, देखिए क्या होगा। देखिए, मरीज को आप सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। लेटाने के बाद उसके पैरों को सीधा करेंगे। पैरों को सीधा करने के बाद उसके घुटने मोड़ेंगे। घुटने मोड़ने के बाद घुटनों को कहां लगा देंगे? पेट पे लगाएंगे। अब उससे कहेंगे वापस सही कर, जैसे था वैसा। जब वो वापस सही करेगा तो उसके क्या रहेगा? दर्द रहेगा। क्या रहेगा बताओ? उसके दर्द होगा। दर्द गर्दन में हो सकता है, दर्द यहां पर हो सकता है। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कर्निंग साइन। क्या बोलेंगे? लिखेंगे एक बार आप लोग, फिर एक बार फिर बताऊंगा मैं। देखो, आप हिंदी में लिख लेंगे, जिसको हिंदी में लिखना है। पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन। मरीज को आप सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे विथ 90 डिग्री फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड नी। जानते हो ना हिप एंड नी दोनों? जैसे मैंने बताया वैसा को ऐसा लिखना है। जो नी है और हिप है उसको 90 डिग्री पे हम लोग फ्लेक्स करेंगे। नाउ द लेग शुड बी एक्सटेंडेड। अंग्रेजी में लिख लो, फिर मैं हिंदी बताऊंगा इसकी। Now the legs should be extended. The patient unable to extend leg due to severe pain in the hamstring muscles। hamstring muscles जो कि कहां पर होती है? बिहाइंड थाई। अब देखिए इधर, समझिए बात को। आप लोग लिखिए, देखो कैसे लिखेंगे। मरीज को सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। लेटाने के बाद उसके घुटनों को सिमेट देंगे। सिमेटने के बाद उसके घुटनों को, इधर देखो, मरीज से कहेंगे कि अब पैरों को वापस सीधा करो। पहले तो घुटनों को सिमेट के पैरों को क्या कर दिया हमने? फोल्ड कर दिया। अब मरीज से कहेंगे कि वापस पैरों को एकदम सीधा करो। ये लिखा है ना, नाउ द लेग्स शुड बी एक्सटेंडेड, है ना। उसको, मरीज को क्या कहेंगे आप लोग? पैरों को एकदम सीधा करें। लिख लिया आपने? जो मैंने बोला है वैसे लिख लिया, या फिर ये लिख रहे हो? आपको मैं बार बार समझा रहा हूं। क्या समझाऊं? तुम मेरे दिमाग में जाता तो है नहीं कुछ। अरे जो मैं बोलता हूं वो लिखो। आज के 10 दिन बाद इनको पढ़ने लगोगे तो क्या फिर वापस वही देखोगे यूट्यूब पे? खोल खोल के पूरी देखनी पड़ेगी। तुम्हें क्या पता कि कहां पे पढ़ा है ये चीज, है ना। आपको तो वही 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे की जो भी क्लास है पूरी देखनी पड़ेगी ना।
इसलिए अपने नोट्स ऐसे बनाएं कि आज के 1 साल बाद भी आप लोग पढ़ो तो आपको दिक्कत नहीं आए। नहीं तो तुम्हारे लिए ये सब क्या है, वर्ड्स हैं, तुम्हें खुद को ही समझ में नहीं आएंगे तो क्या करोगे तुम लोग। और ये गारंटी मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने अपने शब्दों में नहीं लिखा, आप 1 साल बाद पढ़ के देखना, 1 साल बाद या 3 महीने बाद ही पढ़ के देखना, सब ऊपर से निकलता है। इसलिए जितना हो सके अपने वर्ड्स में लिखें और मुझसे बार बार ना कहलाएं ये बात। तो देखिए, सबसे पहले क्या करा आपने, मरीज को सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया। सुपाइन पोजीशन तो जानते हैं ना, सीधी पोजीशन में लेटा दिया। उसके बाद उसके पैरों को फ्लेक्स करते हुए उसके घुटनों को फ्लेक्स कर दिया। हम लोगों ने क्या कर दिया, घुटनों को फ्लेक्स कर दिया। ध्यान से समझना, घुटनों को फ्लेक्स करने के बाद ऐसे घुटने फ्लेक्स हो गए ना, उससे कहते हैं हम लोग मरीज से कि वापस सही कर। जब वापस सही करने के लिए कहा जाता है, अगर उसके मेनिंजाइटिस है, क्या है बताओ, तो उसके यहाँ पर दर्द होता है और वो पैरों को सीधा नहीं कर। यहाँ पे दर्द क्यों हो रहा है उसके, यहाँ पर हैमस्ट्रिंग मसल होती है। कौन सी मसल्स होती है, हाँ, उस हैमस्ट्रिंग मसल्स में दर्द होता है उसके यहाँ पे, इस जगह पे, और वो पैरों को सीधा नहीं कर पाता। अगर वो पैरों को सीधा नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब उसका कर्निंग साइन क्या है, पॉजिटिव है। उसके क्या हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ, अगली बात में इन सब चीजों से कंफर्म थोड़ी होता है। कंफर्म तो आप लैब डायग्नोसिस करेंगे तब होगा ना, जांचें करवाएंगे आप लोग, एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, सीएसएफ कराएंगे, तब जाके मेनिंजाइटिस क्या होगा, कंफर्म होगा। हाँ, तो कर्निंग साइन समझ में आ गया, कर लेंगे। किसी मरीज का अगर कराने के लिए दिया जाए तुम्हें कर लेंगे, कर्निंग साइन कर लेंगे ना। चलिए, ब्रूड-जिंस्की साइन, इसको लिखेंगे नीचे आप लोग। ब्रूड-जिंस्की नाम याद रखना ये, हाँ, ब्रूड-जिंस्की साइन, इसको यहां लिखता हूं मैं। हाँ, ब्रूड-जिंस्की साइन, ब्रूड-जिंस्की साइन। नहीं पढ़ सकते तुम लोग, अगर तुम्हें नहीं लिखा जा रहा था तो आप पूछ सकते थे, सर इसको हिंदी में लिख दो, ब्रूड-जिंस्की साइन। तुम मुझे जो है इसमें क्या करते हैं, देखो पहले इंग्लिश में लिखा देता हूं फिर हिंदी में करेंगे ना। देखिए इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम लोग, पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन। पेशेंट की में कौन सी पोजीशन में होता है बताओ, हाँ, इंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्टेड टू फ्लेक्स नी। उसको नी फ्लेक्स करने के लिए कहते हैं। क्या फ्लेक्स करने के लिए कहते हैं बताओ, जब नी फ्लेक्स करता है तो ध्यान सुनना मेरी बात, अब आएगा देखो, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक अपने आप, जब उसको नी फ्लेक्स करने के लिए कहते हैं तो ऑटोमेटिक नी नहीं, नेक, जब उसको गर्दन को फ्लेक्स करने के लिए कहते हैं तो ऑटोमेटिक नी एंड हिप क्या हो जाती है, फ्लेक्स हो जाती है। कहने का मतलब ये है, मरीज को हम सीधा लेटा देंगे, मरीज को सीधा लेटाने के बाद उसकी गर्दन को हम लोग फ्लेक्स करेंगे। क्या करेंगे, गर्दन को फ्लेक्स करेंगे तो उसके पैर अपने आप ही क्या हो जाएंगे, सिमट जाएंगे। आई बात समझ में। मरीज सीधा लेटा हो, इधर देखिए, मरीज सीधा लेटा है, इधर देखो, उसकी गर्दन को हम लोग इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे, फ्लेक्स करने की कोशिश करेंगे। हम खुद करेंगे या उससे बोल भी सकते हो आप करने के लिए, आप खुद भी कर सकते हो। जैसे उसकी नेक को फ्लेक्स किया जाएगा, उसके पैर अपने आप ही फ्लेक्स हो जाएंगे, उसके घुटने जो है अपने आप ही मुड़ जाएंगे। आ गई बात समझ में, उसके घुटने अपने आप ही मुड़ जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं, ब्रूड-जिंस्की साइन। क्या बोलते हैं बताओ, हाँ। तो ये दो साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे, देखो, अदर सिम्टम, रेड मैकुलर रेसेस, लाल लाल कलर के धब्बे हो जाएंगे। अगर मरीज को
कौन सा मेनिंजाइटिस हो, ध्यान से सुनना, मेनिंजोकोकल, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हो। कौन से वाला बताओ, मेनिंजोकोकल। अभी आपने पढ़ा ना सीरिया मेनिंजाइटिस है ना, वही। अगर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होगा तो कौन से कलर के धब्बे पड़ जाएंगे शरीर पे बताओ, लाल कलर के, लाल कलर के स्पॉट पड़ जाएंगे शरीर पे। और क्या सिम्टम्स है अदर में, जो वायरल मेनिंजाइटिस वाले मरीज होते हैं उनमें पेट में दर्द भी देखा गया है, एब्डोमिनल पेन इन वायरल मेनिंजाइटिस। बताओ कौन सा वायरस सबसे ज्यादा मेनिंजाइटिस करता है, बताइए, इन्फ्लुएंजा, कौन सा। और वायरल मेनिंजाइटिस को क्या बोलते हैं, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। सबसे ज्यादा असेप्टिक मेनिंजाइटिस किसमें देखने को मिला है बताओ, किसमें, बच्चों में। डायग्नोसिस की बात करते हैं बच्चों। डायग्नोसिस में क्या होगा, देखो जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बताओ कहां का इन्फेक्शन है ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, मेनिंजेज का, आई बात समझ में। तो इसका जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होगा सीएसएफ एनालिसिस, क्या होगा बताओ, हाँ, रीढ़ की हड्डी में से पानी निकालेंगे और उस पानी की जांच कराएंगे, आगे बात समझ में। रीढ़ की हड्डी में से पानी निकाल के उस पानी की जांच कराएंगे, इसको क्या बोलते हैं, सीएसएफ एनालिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, अरे सीएसएफ नाम सुना है ना सभी ने, क्योंकि कहां का इन्फेक्शन है, मेनिंजेज का इन्फेक्शन है, और उस मेनिंजेज के बीच में एक पानी बना होता है, क्या बना होता है, एक पानी जिसका नाम है सीएसएफ। आप उसकी जांच करा लो, अगर उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, तो आप समझ जाएंगे कि जो है बैक्टीरिया और वायरस की वजह से हुआ है मेनिंजाइटिस, आगे बात समझ में। तो सीएसएफ एनालिसिस इस कंफर्म, यह वाला क्वेश्चन हर बच्चे को मुंह पे होना चाहिए कि मेनिंजाइटिस की जांच कौन सी जांच है बताओ, सीएसएफ एनालिसिस। सीएसएफ की जांच करेंगे, रीढ़ की हड्डी का पानी निकालेंगे, रीढ़ की हड्डी से पानी निकालकर उसकी जांच करेंगे, सीएसएफ की जांच करेंगे आप लोग। अब जब सीएसएफ की जांच की जाएगी बच्चों, तो सीएसएफ की जांच करने के लिए सीएसएफ का सैंपल लिया जाता है बच्चों, क्या लिया जाता है बताओ, सीएसएफ का सैंपल। और सीएसएफ का सैंपल लिया जाता है लंबर पंचर से, किससे बताओ, आपसे पूछा जाएगा बच्चों कि सीएसएफ का सैंपल कौन से प्रोसीजर के द्वारा लिया जाता है, लंबर पंचर के द्वारा, किसके द्वारा बताओ, जो आपके लंबर वर्टिब्रा है वहां पर एक निडिल डाली जाती है और उस निडिल के थ्रू जो पानी बाहर आता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको जो है लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है जांच के लिए, आगे बात समझ में। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे पूरा लंबर पंचर के बारे में, जहां पर आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसका नाम है स्पेसिमेन कलेक्शन, आई बात समझ में। सैंपल कलेक्शन का एक पूरा टॉपिक है जिसके अंदर आप लोगों को अलग अलग प्रकार के सैंपल किस तरीके से लिए जाते हैं आप पढ़ेंगे वहां पे। तो वहां पर आप लंबर पंचर के बारे में भी पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि सीएसएफ का सैंपल लेने के लिए आप कौन सा प्रोसीजर करते हैं बताओ, लंबर पंचर करते हैं, कौन सा प्रोसीजर करते हैं बताओ, लंबर पंचर करते हैं, अगली बात समझ में। लंबर पंचर करके आप क्या ले लेंगे, सीएसएफ ले लेंगे, क्या ले लेंगे, और उस सीएसएफ का क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे बताओ, लैब के अंदर उस सीएसएफ का एनालिसिस करेंगे। जब सीएसएफ का एनालिसिस करेंगे और अगर मरीज को मेनिंजाइटिस है, क्या है बताओ, मरीज को क्या है बताओ, मेनिंजाइटिस है, तो उसका सीएसएफ जो है नॉर्मल नहीं होगा, उसके सीएसएफ में क्या रहेगी, गड़बड़ी रहेगी, क्या रहेगी बताओ। तो इन मेनिंजाइटिस, अगर मेनिंजाइटिस है तो सीएसएफ में क्या रहेगी, गड़बड़ी। देखो वैसे तो आपको पता है बात नहीं, वैसे तो आपको पता है जो सीएसएफ का एपिरियंस होता है, एपिरियंस का मतलब दिखाई देता है, क्लियर फ्लूइड होता है, वो कैसा होता है बच्चों पता है ना आपको। लेकिन जब अगर आपके मेनिंजाइटिस होगा तो इसका जो एपिरियंस होगा बच्चों कैसा दिखाई देगा, ये गाढ़ा दिखाई देगा, क्लियर नहीं होगा, ये कैसा रहेगा बताओ, गाढ़ा, टर्बिड। सबसे पहली चीज तो इन्फेक्शन की वजह से गाढ़ा हो गया, किसकी वजह से गाढ़ा हो गया वो फ्लूइड। हाँ, दूसरी चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर आप इसके अंदर से ग्लूकोज चेक करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है,
अगर उस मरीज को मेनिंजाइटिस है और आपने उस सीएसएफ में ग्लूकोज की मात्रा चेक की तो ग्लूकोज हमेशा कम आएगा। नॉर्मल कितना होता है बताओ, ग्लूकोज बताओ नॉर्मल सीएसएफ में कितना होता है बताओ, 60 mg/dl। सीएसएफ में कितना होता है बताओ, 60 mg/dl। 60 mg/dl आपके पास में होता है ना। सीएसएफ में कितना होता है बताओ, 60 mg/dl। तो अगर मरीज को मेनिंजाइटिस है तो ग्लूकोज क्या आएगा उसका कम, सीएसएफ के अंदर ग्लूकोज क्या आएगा कम। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात अगली, प्रोटीन। जब अगर मेनिंजाइटिस है तो प्रोटीन बढ़ा हुआ रहेगा। प्रोटीन क्या रहेगा बताओ, बढ़ा हुआ। नॉर्मल प्रोटीन कितना होता है बताओ, 40 mg। कितना होता है बताओ, 40 mg बताया हुआ है पहले भी। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इधर देखो, जब मेनिंजाइटिस हो गया बच्चों, ध्यान से रखना, मेरी बात को ध्यान रखना, मेनिंजाइटिस हो गया तो आपका जो सीएसएफ है कैसा दिखेगा, टर्बिड। कैसा बताओ, और ग्लूकोज क्या रहेगा बताओ, कम। प्रोटीन क्या रहेगी बताओ, ज्यादा। प्रोटीन क्या रहेगी, ये लिखा हुआ है एग्जाम के अंदर। एक मरीज का हम लोगों ने सीएसएफ एनालिसिस किया और सीएसएफ टर्बिड था, ग्लूकोज कम था, प्रोटीन ज्यादा थी, तो उस मरीज को क्या होने के चांसेस है बताओ, मेनिंजाइटिस। क्या होने के चांसेस है बताओ, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ में आप देखेंगे, वैसे आपको पता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्रेजेंट नहीं होती है। जब आपके मेनिंजाइटिस हो जाएगा तो आपके जो है सीएसएफ के अंदर डब्ल्यूबीसी दिखेगी। आपको क्या देखने को मिलेगी बताओ, डब्ल्यूबीसी एलिवेटेड हो जाएगी, सीएसएफ के अंदर बढ़ जाएगी। ये बात किसकी चल रही है, सीएसएफ की। किसकी चल रही है बताओ, सीएसएफ की। आगे बात समझ में, अरे आगे बात समझ में। अब देखो, अगर आपको कॉजेटिव एजेंट की फाइंडिंग करनी है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, फॉर कॉजेटिव एजेंट फाइंडिंग, कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से आपके मेनिंजाइटिस हो रहा है, आपको पता करना है। देखो, ये तो पता चल गया कि मेनिंजाइटिस है, इससे पता चल जाएगा कि मेनिंजाइटिस है। इधर देखो, आपने सीएसएफ की जांच करी और सीएसएफ की जांच करी तो आपने देखा सीएसएफ से नॉर्मली क्या होता है बताओ, क्लियर होता है। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस है तो कैसा रहेगा, गाढ़ा। पहली बात तो ये। उसके अंदर ग्लूकोज क्या रहेगा, कम। प्रोटीन क्या रहेगा, ज्यादा। तो आप समझ जाएंगे मेनिंजाइटिस तो है। क्या है बताओ। अब आप देखेंगे कि सर मेनिंजाइटिस, और यहां पर एक बात और साफ हो जाती है, जब आपके पास में प्रोटीन बढ़ा हुआ और ग्लूकोज कम हो जाता है तो आप समझ जाएंगे बैक्टीरिया की वजह से हुआ है मेनिंजाइटिस। किसकी वजह से, हाँ, वायरल मेनिंजाइटिस में ऐसा नहीं होता। वायरल मेनिंजाइटिस में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ग्लूकोज बढ़ा हुआ दिखाई देता है, प्रोटीन कम देखने को मिलती है। तो ये जब जांच आएगी तो आप लोग समझ जाएंगे कि मरीज को क्या है बताओ, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। क्या है बताओ, कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ। अब कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ, इसको देखने के लिए आप लोग कल्चर करवाते हो। क्या करवाते हो, अगर इधर देखो, समझने की कोशिश करें, आपको देखना होता है कि ब्लड में कौन सा बैक्टीरिया है तो आप ब्लड का कल्चर करवाते हो। किसका कल्चर करवाते हो, आपको यहाँ क्या देखना है, सीएसएफ में कौन सा बैक्टीरिया है तो क्या करवाएंगे आप लोग, सीएसएफ का कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है, इधर देखो, कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब ये होता है कि हम लोग जिस भी, इधर सुनो, चीज का आप कल्चर करवाना चाह रहे हो, जैसे कि आप ब्लड के थ्रू पता करना चाह रहे हो कि कौन सा बैक्टीरिया है ब्लड के अंदर। यहाँ पे आप बात चल रही है सीएसएफ की, कि सीएसएफ के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है ये आप पता करना चाह रहे हो। तो सीएसएफ को ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाता है, सुनो, सीएसएफ को ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे वातावरण में रखा जाता है कि जहां पर वो बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो सके, मल्टीप्लाई हो सके। क्या हो सके, सीएसएफ को लेंगे और ऐसे एनवायरनमेंट में रखेंगे, ऐसे वातावरण में रखेंगे कि जो बैक्टीरिया उसके अंदर मौजूद है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या में वृद्धि कर सके। जब संख्या में वृद्धि कर लेगा तो उसकी स्टडी करना आसान हो जाएगा ना। एक तो मान के चलो उस फ्लूइड के अंदर एक या दो बैक्टीरिया हो तो आप स्टडी कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब तक संख्या में वृद्धि नहीं होगी तब तक आप उसकी स्टडी, तो संख्या में वृद्धि कराने को क्या बोलते हैं, कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप किसका कल्चर कराओगे बताओ, फॉर कॉजेटिव एजेंट फाइंडिंग। कॉजेटिव एजेंट की फाइंडिंग के लिए क्या कराओगे आप लोग बताओ, सीएसएफ का कल्चर। किसका कल्चर कराओगे बताओ, सीएसएफ का कल्चर। कल्चर का मतलब समझ में आया आप लोगों को।
और कौन सा प्रोसीजर करते हैं बताओ, कैसे निकालते हैं बताओ, लंबर पंचर के द्वारा। किसके द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि लंबर पंचर करते वक्त मरीज को कौन सी पोजीशन दी जाती है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो मरीज को सी शेप पोजीशन, कौन सी पोजीशन? सी शेप का मतलब समझते हो? बताओ कैसे सी शेप का मतलब? मरीज को फोल्ड कर देंगे ऐसे, आई बात समझ में? हाँ, या तो लेट के उसको फोल्ड करवा देंगे या बैठ के। बैठ के अच्छा होता है, बैठ के अच्छा होता है ना। उसको जो है इस तरह, देखो कैसे बनेगा सी शेप उसका, इधर देखो, ये ऐसी टेबल होती है ऐसे, आगे बात समझ में? और कहां पर डालेंगे सुई? सुई यहां पर डालेंगे ना, लंबर में। कहां पर बताओ? अगर बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी पैसों में नहीं, तो समझो कि पैसे वाला एक कार लेके आ रहा है, वो नहीं। बड़ा आदमी मतलब एडल्ट है। क्या है बताओ? एडल्ट है। तो आप लोग जो है L3 L4 के बीच डालते हो। किसके बीच डालते हो? और अगर बच्चा है तो आप L4 और L5 वर्टिब्रा के बीच में सुई डाल देते हो। आगे बात समझ में? और सुई डालते, इधर देखो, सुई डाल के सुई को कहां पहुंचाओगे? स्पाइनल कॉर्ड में मारोगे क्या? स्पाइनल कॉर्ड तो होता ही नहीं है L3 L4 पे। तो सबसे पहली बात मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो बात चल रही थी, देखो हम लोग मेनिंजाइटिस के लिए जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है वो आपका CSF एनालिसिस है। क्या है बताओ? CSF एनालिसिस के लिए आपको सैंपल लेना पड़ेगा CSF का। किसका सैंपल? आगे बात समझ में? और CSF का सैंपल लेने के लिए आपको रीढ़ की हड्डी में सुई चुभानी पड़ेगी। रीढ़ की हड्डी में क्या चुभानी पड़ेगी? सुई चुभानी पड़ेगी। अब मुझे आप बताएंगे, आप तीनों में से, मैं सुई चुभा रहा हूं, ये सुई है, ये रीढ़ की हड्डी है, बताओ सुई कहां तक चुभाऊं? कहां तक चुभाऊं बताओ? कहां तक चुभाऊं सुई को? वो तो लेवल हो गया ना, लेवल हो गया। L2 से L3 तो आज तक ही नहीं बताया मैंने। L3 L4 में मैं चुभा रहा हूं, अंदर अंदर कहां तक चुभाऊं? सब एरिकनोइड स्पेस तक चुभाऊंगा। कारण CSF उसी में भरा है ना। आगे मत चुभा, ऐसा नहीं है और चलने दे गाड़ी, चलने दे गाड़ी। अगर आगे कुछ ऊपर नीचे कर दिया, मामला गड़बड़ भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है किसी किसी का, आपने क्या टेप लेके नापा थोड़ी है कि हमने तो ये पता है कि L1 तक होता है L1 तक। अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें पता है हम लोगों को कि जो कान का डायमीटर होता है इतना होता है। क्या सबके कान बराबर है? नहीं है ना। वो तो एक कॉमन चीज बताई गई। मान के चलो किसी का जो है स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा लंबा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बॉडी है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर आप चलते रहे, चलने दो, आने दे गाड़ी, आने दे, पीछे 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 और पीछे, प्रेम भाई और नीचे, प्रेम भाई नीचे चले गए ना। तो ध्यान रखें, अगर आप लोगों ने ब्लाइंडली निडिल, जीने वालों के लिए बहुत बार क्वेश्चन आया, अगर आप लोगों ने ब्लाइंडली निडिल इंसर्ट करी है तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के चांसेस होते हैं, पैरालिसिस हो सकता है मरीज को। इसीलिए तो डरते हैं कि रीढ़ की हड्डी में खून निकाल, वो CSF निकालने के लिए कहते हैं रीढ़ की हड्डी का पानी निकालेंगे ना तो मरीज भाग जाता है। पेड़ पे ही नहीं दिखता, अभी तो यही था, कहाँ चला गया कि रीढ़ की हड्डी का पानी का नाम लिया, दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, वो भाग जाते हैं मरीज हमारे पास से भी। तो रीढ़ की हड्डी का पानी निकालने को हम लोग बोलते हैं लंबर पंचर। क्या बोलते हैं? और लंबर पंचर के लिए आप निडिल, ये क्वेश्चन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, निडिल कहां पर इंसर्ट करते हैं? आप निडिल डालते हैं, निडिल इंसर्ट करते हैं आप लोग अगर बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी का मतलब एडल्ट है, एडल्ट है ना, बड़ा आदमी है तो आप लोग L3 L4 पे, कहां पे बताओ? और अगर चिल्ड्रन है, बच्चा है, तो L4 L5 लेवल पे। कौन से लेवल पे बताओ? रट लेना अगर समझ में ना आया तो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। चलिए, हाँ, एडल्ट में L3 L4 और चिल्ड्रन में L4 L5। CSF का कल्चर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बताओ? हाँ, ध्यान रखना, मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं कि ये L3 L4 रीजन कहां पर है। अब एक्सरे करा के तो देखेंगे नहीं,
हम लोग यहाँ पर देखो एक आइडिया होता है और उस आइडिया में एक लाइन बनाई जाती है यहाँ से, ये जो आपका इलियक रेस्ट होता है यहाँ से एक लाइन बनाई जाती है। मैं बताऊंगा आप लोगों को जब हम सैंपल कलेक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम पे किस तरीके से लंबर पंचर किया जाता है, पूरा कंप्लीट बताऊंगा। चलिए दवाइयां पढ़ते हैं। मैनेजमेंट, मेनिंजाइटिस में कौन कौन सी दवाइयां चलेगी। सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता ही है, एंटीबायोटिक चलेगा। बैक्टीरियल है तो क्या चलेगा बताओ? एंटीबायोटिक्स क्यों दिया जाता है बताओ? बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। आई बात समझ में? बैक्टीरिया को। और सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सी है बताओ इसके लिए? पेनिसिलिन। कौन सी बताओ? पेनिसिलिन ग्रुप की दवाइयां दी जाती है इसके लिए। अगर वायरस की वजह से हो रहा है तो क्या देंगे बच्चों बताओ? एंटीवायरल देंगे। क्या देंगे बताओ? अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो एंटीबैक्टीरियल देंगे, वायरस की वजह से तो एंटीवायरल देंगे। और एंटीवायरल के अंदर कौन सी देते हैं सबसे मोस्टली? असाइक्लोवीर। ये नाम याद रखेंगे आप लोग, एंटीवायरल। साथ ही में अगर एंटी फंगल, अगर फंगस की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से बताओ? अरे फंगस की वजह से भी हो सकता है ना मेनिंजाइटिस, कैंडिडा एल्बिकेंस कर सकता है। अगर फंगस की वजह से हो रहा है तो आप क्या देंगे? एंटी फंगल। और एंटी फंगल में कौन सा देंगे? देखो फ्लुकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल। आगे बात समझ में? साथ ही साथ में हम लोग देंगे यहाँ पे स्टेरॉइड देंगे। क्या देंगे बच्चों बताओ? स्टेरॉइड क्या करेगा? देखो एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करता है। स्टेरॉइड क्या करता है? एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का एग्जांपल तो आप जानते हो ना, डेक्सामेथासोन, हाँ बेक्लोमेथासोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्ट इंजेक्शन आता है, डेक्सोना इंजेक्शन आता है। ये सब किसमें काउंट होते हैं? स्टेरॉइड के अंदर। किसमें बताओ? और यहाँ पर स्टेरॉइड हम देते हैं डेक्सोना। क्या देते हैं बच्चों बताओ? डेक्सोना मतलब डेक्सामेथासोन। डेक्सोना में क्या आता है बताओ? डेक्सामेथासोन। क्यों देते हैं बच्चों यहाँ पर ये स्टेरॉइड? इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करेगा। ये इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। किसको कम करने का काम करता है बताओ? इन्फ्लामेशन को। इन्फ्लामेशन को कैसे कम कर सकता है बताओ आप मुझे? कैसे कम करेगा स्टेरॉइड इन्फ्लामेशन को? बहुत कॉमन चीज है, वेरी कॉमन। अरे इन्फ्लामेशन को कैसे कम करेगा बताओ स्टेरॉइड? स्टेरॉइड जो होते हैं वो आपकी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। आई बात समझ में? आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। सुनो मेरी बात को, जितनी भी स्टेरॉइड दवाइयां होती है आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है। और जो इन्फ्लामेशन है ये आपके इम्यून सिस्टम का एक क्रिया है, एक रेस्पॉन्स है। इन्फ्लामेशन क्यों होता है? मैंने लिखाया था आप लोगों को जब इन्फ्लामेशन पढ़ा था, इट इज ए इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के विरुद्ध ये एक तरह की इम्यून रेस्पॉन्स है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा किया गया एक प्रहार है। किसके ऊपर? इन्फ्लामेशन क्या है? आपकी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके द्वारा किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी फंगस पे किया गया प्रहार है, इन्फ्लामेशन है वो। तो कौन करता है बताओ? आपके इम्यून सिस्टम को कौन बनाए रखता है? डब्ल्यूबीसी। तो ये क्या करती है? डेक्सोना वगैरह दवाइयां, इधर देखो, डेक्सोना वगैरह दवाइयां क्या करती है? आपकी डब्ल्यूबीसी को कम कर देती है, आपकी डब्ल्यूबीसी वगैरह को सप्रेस कर देगी। जब डब्ल्यूबीसी वगैरह सप्रेस हो जाएगी तो इन्फ्लामेशन नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ में? तो स्टेरॉइड क्यों देते हैं? इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। चलिए उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद बात करते हैं हम लोग, सॉरी मेडिकल मैनेजमेंट के बाद बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। चलिए सबसे पहले ध्यान से देखना मेरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखो, ये एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, ऐसा मेनिंजाइटिस हो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। इधर देखिए, अगर डायग्नोस हो जाता है कि इस मरीज को मेनिंजाइटिस है तो आपका सबसे पहला काम होता है आइसोलेशन करना, उसको अलग कमरे में डालना, नहीं तो वो दूसरे मरीजों को भी क्या कर देगा? मेनिंजाइटिस कर देगा। आ गई बात समझे? पहला काम आपका है आइसोलेशन।
आइसोलेशन का मतलब ये होता है, मैं बता दूं, देखो इधर सुनो, मैं हर बात बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन तुम्हें तो याद नहीं होगी, कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी पूरी करूंगा मैं तो। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है कोई भी बीमारी होने के बाद मरीज को अलग रखना। आगे बात समझ में, आइसोलेशन कहलाता है। और क्वारंटाइन का मतलब, क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है, देखो नहीं, आप लोगों ने सुना होगा नाम क्वारंटाइन का, खूब सुना था कोरोना के टाइम पे, किसको क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति बीमारी के संपर्क में आ गया तो उसको तब तक हम लोग अलग रखते हैं जब तक कि उसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, लक्षण आने तक का समय। जैसे कोरोना का टाइम चला था तो कोरोना के जो लक्षण आते थे वो 7 डेज के अंदर अंदर आ जाते थे। अब तुम लोग कोरोना, जैसे मान तुम गए सब्जी लेने के लिए, कोरोना पेशेंट के जो है संपर्क में आ गए, तो तुम्हें क्या कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया। कितने दिन के लिए कर देते, 7 दिन। अगर 7 दिन के अंदर अब आपके लक्षण आ जाएंगे तो आपको क्या कर देंगे, आइसोलेशन कर देंगे। 7 दिन में आपके लक्षण नहीं आते तो घर छोड़ देते हैं। आगे बात समझ में। तो क्वारंटाइन का मतलब ये है किसी बीमारी के संपर्क में आने पर लक्षण आने तक के समय तक उसको अलग रखा जाता है। बीमारी नहीं है उसको, बीमारी नहीं है, वो बीमारी के संपर्क में आया, क्या है बताओ। और अगर बीमारी हो गई तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बच्चों, समझ गए दोनों का अंतर, क्वारंटाइन और आइसोलेशन का अंतर समझ गए ना। तो आइसोलेशन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। ये क्या बला आ गई बताओ, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाली बीमारी। कैसे फैलती है ये बताओ, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, ड्रॉपलेट मेथड से। किससे बताओ, ये ड्रॉपलेट क्या है, एक प्लेट में खाने से, ड्रॉपलेट लिखा तो है। ड्रॉपलेट का मतलब ये है खांसने छींकने से, आई बात समझ में, फैलने वाली बीमारियां, खांसने छींकने सांस लेने से फैलने वाली बीमारियां। ध्यान रखना इस बात को। सबसे पहले आइसोलेशन करेंगे। अब ध्यान से सुने, कब तक आइसोलेशन करेंगे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के नहीं आएगा, आप लोगों के पूछा जा सकता है। कब तक, एंटीबायोटिक शुरू होने के 72 घंटे तक। आ गई बात समझ में। अभी एंटीबायोटिक शुरू की है 72 घंटे तक, मतलब 3 दिन तक एंटीबायोटिक चल जाए उसके, कितने दिन तक चल जाए, हाँ 72 आवर्स तक हम लोग आइसोलेशन रखेंगे। इमीडिएट आइसोलेशन करना है, सबसे पहला काम। पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर, एक जो है मेनिंजाइटिस का मरीज है, आपका पहला काम क्या होगा बताओ, आइसोलेशन। पहला काम क्या होगा बताओ, हाँ यही आपका मेन काम है बस। अब बाकी तो देखो वही होता है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलर, वो कॉमन है सब चीजें। मतलब मुझे एक बात बताओ, एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, एंटीबायोटिक शुरू होने के 72 घंटे तक उसको हम लोग अलग रखते हैं। एक सवाल बताओ, एक मरीज, आप बताएंगे इसके बारे में, एक मरीज है मेनिंजाइटिस का, आपको उसकी दवाई लगानी है मान के चलिए, तो बताओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में क्या होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, टोपी होनी चाहिए, चश्मा होना चाहिए, गाउन होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक बताओ मुझे, तो तुम बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उस मरीज के पास जाने के लिए। मास्क जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी कैसे फैलती है बताओ, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रोकने के लिए आप लोग क्या लगाते हैं, मास्क। समझ गए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या लगाते हैं आप लोग, मास्क लगाते हैं। क्लियर है। चलिए अगली बीमारी, एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस, ये भी आइटिस है। सबसे पहली चीज आप बताएंगे, आप एंसेफेलोन किसे कहते हैं, नहीं
आप बताएंगे आप पीछे। एनसेफेलन का मतलब क्या होता है? ब्रेन का दूसरा नाम है, शाबाश। एनसेफेलन का मतलब ब्रेन है। तो यहाँ पर किसका बताओ किसका इन्फ्लामेशन होगा? बस एनसेफेलाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। और ये मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपने मेनिंजाइटिस सही नहीं किया ना तो वो क्या कर देगा बताओ? अभी तक तो आपको ब्रेन की कवरिंग का इन्फ्लामेशन हुआ है। अगर मेनिंजाइटिस सही नहीं हुआ तो वो इन्फ्लामेशन कहां तक पहुंच जाएगा? ब्रेन तक पहुंच जाएगा। और जब ब्रेन तक पहुंच जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा बताओ? एन्सेफेलाइटिस। कारण कोजेज। कोजेज होगा कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। किस वजह से होगा बताओ? ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आई बात समझ में? पहली बात। और वो सारे कारण जो मेनिंजाइटिस करते हैं कौन कर सकता है? इधर सुनो। वो सारे कारण जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस होता है उनकी वजह से एन्सेफेलाइटिस भी हो सकता है। जैसे सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं सेम टू सेम आप लिख सकते हो कारण में। इधर देखो कारण के अंदर सेम एज मेनिंजाइटिस, बिल्कुल सेम टू सेम है। सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम है। आगे बात समझ में? लेकिन यहां पर एक बात बता दूं मैं आप लोगों के लिए बच्चों, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये कई बार पूछ लिया जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एन्सेफेलाइटिस, मोस्ट कॉमन कॉज। तो यहां पर मोस्ट कॉमन कॉज वायरस होता है, ध्यान रखना। वहां पे कौन था? बैक्टीरिया था ना, नाइसीरिया। ये वायरस की वजह से सबसे ज्यादा होता है। अब आप लोगों से पूछा है सिम्टम, ये लो कि भैया सिम्टम बताओ सर। सेम टू सेम मेनिंजाइटिस, सारा सेम टू सेम, सेम टू सेम मेनिंजाइटिस। सर डायग्नोसिस सेम टू सेम मेनिंजाइटिस। सर मैनेजमेंट सेम टू सेम मेनिंजाइटिस। सर नर्सिंग मैनेजमेंट सेम टू सेम मेनिंजाइटिस। नाम अलग है। एन्सेफेलाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन, कारण सेम टू सेम मेनिंजाइटिस, सेम टू सेम उसकी तरफ। सिम्टम वही सेम टू सेम मेनिंजाइटिस। मैनेजमेंट बिल्कुल सेम टू सेम मेनिंजाइटिस। और नर्सिंग मैनेजमेंट भी सेम टू सेम मेनिंजाइटिस। आई बात समझ में? बात समझे नहीं समझे? तो ये सारा का सारा बस आपको नाम याद रखना है। बाकी अगर मेनिंजाइटिस याद हो गया तो एन्सेफेलाइटिस अपने आप याद हो गया। चलिए बच्चों आगे चलेंगे अब हम।